नमस्कार मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम नागरिक शास्त्र की प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम संप्रभुता के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले उत्पत्ति के सिद्धांत हमने पढ़े थे और उससे संबंधित प्रश्नों को हमने पढ़ा था। आज हम संप्रभुता को पढ़ेंगे। प्रश्न पहला, कौन सी विधि राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है? आम विधि, संवैधानिक विधि, साधारण विधि या लोक विधि? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवैधानिक विधि। संवैधानिक विधि राष्ट्र की मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है। ब्राइस का कथन है कि संविधान उस जीवन पद्धति का प्रतीक होता है जो किसी राज्य के द्वारा अपने लिए अपनाई जाती है। अगला प्रश्न, किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? राजतंत्र में, जनतंत्र में, अधिनायक तंत्र में या अभिजात तंत्र में? यानी किस प्रकार की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जनतंत्र में। जनतंत्र, इसी को हम लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी कहते हैं। तो जनतंत्र की सरकार में संप्रभुता जनता में निहित होती है। जनतंत्र एक ऐसी शासन पद्धति है जिसमें जनता के हाथों में अंतिम और निर्णायक शक्ति होती है और वह प्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार का निर्माण करती है। अगला प्रश्न, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। किसने कहा है? हाब्स ने, बोंदा ने, रूसो ने या ऑस्टिन ने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का। इसकी व्याख्या हम देखेंगे। रूसो ने कहा है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। रूसो की संप्रभुता असीमित, अदेय, अविभाज्य एवं कभी न त्रुटि करने वाली संस्था है। अगला प्रश्न, राज्य की सत्ता जिसके पास अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति है। ऑप्शन ए, जन संप्रभुता, ऑप्शन बी, विधिक संप्रभुता और ऑप्शन सी, है वास्तविक संप्रभुता और ऑप्शन डी, राजनीतिक संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर बी होगा। शासन व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक कार्य संचालन की दृष्टि से संप्रभुता के दो रूप माने गए, एक विधिक संप्रभुता और दूसरा वास्तविक संप्रभुता। राज्य में अंतिम आदेश जारी करने की वैधानिक शक्ति विधिक संप्रभुता में निहित होती है। अगला प्रश्न, ऐसे कानून को क्या कहते हैं जो राज्य द्वारा निर्मित एवं राज्य के क्षेत्र के अधीन सभी लोगों पर लागू होता है? ऐसे कानून को क्या कहते हैं? पारंपरिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय कानून या ऐतिहासिक कानून? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कानून कहते हैं। व्याख्या देखें, राज्य द्वारा निर्मित तथा उसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में रहने वाले लोगों पर लागू होने वाले कानून को राष्ट्रीय कानून कहते हैं। यह राज्य में रहने वाले लोगों के निजी एवं सार्वजनिक संबंधों का निर्धारण करता है। अगला, किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? हाब्स ने, टी.एच. ग्रीन ने, लॉक ने या जे.एस. मिल ने? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉक ने कहा है कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। जॉन लॉक ने प्रसिद्ध पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कानून और स्वतंत्रता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा कि कानून के अभाव में स्वतंत्रता का अस्तित्व संभव नहीं है। आगे वे लिखते हैं कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है कि बाधाएं, हिंसा और अन्य कारक मार्ग में अवरोध न उत्पन्न करें। अगला, यह कथन किसने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले? किसने कहा है? ऑप्शन ए, अप्पा दोराई, आर.जी. गेटेल, डी.पी.एस. मुहार, आर.एन. गिलक्राइट। किसने कहा है?
तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, डॉक्टर PS मुहार ने कहा है कि कानून न केवल जनमत के आधार पर बने बल्कि कानून जनमत के आगे आगे भी चले। अगला, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है? ऑप्शन ए सालमंड, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी डायसी, ऑप्शन डी हॉलैंड। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हॉलैंड। व्याख्या देखेंगे हम कि TE हॉलैंड ने अपनी मुख्य कृति एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत कानून की परिभाषा के साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया है। उनके अनुसार कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। अगला, विधिक सर्वसत्ता का मतलब है एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है। ऑप्शन बी, संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा देश का शासन। ऑप्शन सी, संविधान द्वारा एक व्यक्ति को पूरे अधिकार दिए गए हैं लेकिन वह सत्ता का उपयोग नहीं कर सकता। या ऑप्शन डी, राज्य का संवैधानिक शासन। तो विधिक सर्वसत्ता का क्या मतलब है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति को शासन करने का और आज्ञाकारिता वश में रखने का कानूनी अधिकार है, इसी को कहा गया है। विधिक प्रभुसत्ता उस व्यक्ति में मानी जाती है जो कानूनी दृष्टि से प्रभुसत्ता का अधिकारी है। संपूर्ण राज्य के कार्य और शासन का संचालन ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार से ही संपन्न होते हैं, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि विधिक रूप से सत्ता किसी को प्रदान की गई हो लेकिन सत्ता का वास्तविक प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति कर रहा हो। अगला प्रश्न, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक या ऑप्शन डी TH ग्रीन ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हॉब्स ने। हॉब्स को आधुनिक राजदर्शन का जन्मदाता कहा जाता है। उसने ही राज्य की बाध्यकारी शक्ति के रूप में कानूनी संप्रभुता को पहली बार प्रस्तुत किया। बेंथम और ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता की आधारशिला मानकर अपने अपने सिद्धांतों को स्थापित किया। अगला, कानून संप्रभु का एक आदेश है, यह कथन किसका है कि कानून संप्रभु का एक आदेश है? ऑप्शन ए लास्की, ऑप्शन बी ऑस्टिन, ऑप्शन सी बेंथम या ऑप्शन डी डायसी। तो सही कथन है ऑप्शन बी, ऑस्टिन का कथन है कि कानून संप्रभु का आदेश है। जॉन ऑस्टिन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरी स्पेंडिस में सकारात्मक कानून की व्यवस्था करते हुए कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। उन्होंने प्राकृतिक कानून और दैवी कानून को खंडन करते हुए कहा कि कानून ऐसे नियमों को ही माना जा सकता है जिसमें निम्न विशेषताएं हों। इसकी उत्पत्ति ऐसे स्रोत से होनी चाहिए जो निर्णय करने में समर्थ हो। इसमें किसी आदेश की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यह प्रमाणिक होना चाहिए अर्थात इसका उल्लंघन करने पर दंड का विधान होना चाहिए। अगला प्रश्न 12वां नंबर का प्रश्न आप देखेंगे। ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? ऑप्शन ए पॉलिटिक्स, ऑप्शन बी सिविल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट या ऑप्शन डी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है किसने? ब्रिटिश विधिशास्त्री ऑस्टिन ने। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। अतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है किसने कहा? अरस्तु ने, संत थॉमस एक्विनास ने, स्पेंसर ने या हॉब्स ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हॉब्स का कथन है।
थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रकृति के कानून बुद्धि द्वारा खोजा गया प्रत्यादेश है जिसे लोग प्राकृतिक अवस्था में जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक कानून राज्य विहीन अवस्था में भी जीवन के अधिकार को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित करते हैं। अगला, कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है ऐतिहासिक सिद्धांत, आदेशात्मक सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत। तो कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत क्या है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आदेशात्मक सिद्धांत कानून का सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत है। कानून का आदेशात्मक सिद्धांत सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिसका समर्थन बोंदा, हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन तथा डाइसी की कृतियों में मिलता है। प्राकृतिक कानून के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न यह सिद्धांत सकारात्मक अर्थ में कानून शब्द का प्रयोग करता है। ये सुनिश्चित राजनीतिक सत्ता के आदेश हैं। अगला, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए हॉब्स, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी बोंदा। तो वास्तविक कानून उसका आदेश है जिससे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। तो ऑप्शन ए हॉब्स ने कहा है। हॉब्स के अनुसार वास्तविक कानून संप्रभुता का आदेश है जिसे बलपूर्वक लागू किया जाता है। प्राकृतिक कानून विवेक का आदेश है जिसे केवल अलंकारिक महत्व है। नागरिक कानून का मूल तत्व यह है कि इसमें आदेश अथवा बल प्रयोग का भाव निहित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों में से अलग करता है? भूभाग, प्रशासन, प्रभुसत्ता या जनसंख्या? तो सही उत्तर है प्रभुसत्ता। राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य को अन्य मानवीय समुदायों एवं संगठनों से अलग करने वाला तत्व प्रभुसत्ता है, क्योंकि अन्य मानवीय संगठनों के पास राज्य जैसी प्रभुसत्ता का अभाव होता है। अन्य महत्वपूर्ण तत्व, राज्य की आधुनिक अवधारणा के अनुसार राज्य के 4 मूल तत्व हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार एवं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता राज्य का अनिवार्य लक्षण है जो अन्य सहचर्यों से उसकी अलग पहचान बनाता है। प्रभुसत्ता राज्य की ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वह अपने भूभाग में अपनी आज्ञाओं एवं कानूनों का पालन कराता है और विदेशी राज्यों के साथ लेन देन, मैत्री या युद्ध का निर्णय करता है। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में जाना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, जनसंख्या या संप्रभुता? सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संप्रभुता। अगला प्रश्न, कौन सा तत्व राज्य का सर्वोच्च संस्था मानता है? ऑप्शन ए जनसंख्या, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी संप्रभुता या ऑप्शन डी भूभाग, ऑप्शन सी संप्रभुता। अगला, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए सरकार, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी जनसंख्या, ऑप्शन डी संप्रभुता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संप्रभुता। अगला प्रश्न, राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? भूभाग को, जनसंख्या को, सरकार को या संप्रभुता को? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी संप्रभुता को। अगला प्रश्न, है आपके पास, ये रहा, भारत में संप्रभुता कहाँ निवास करती है? संविधान, सरकार, राष्ट्रपति या जनता में? तो भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। ऑप्शन डी सही है। भारत में संप्रभुता का निवास जनता में है। संविधान की उद्देशिका में जन संप्रभुता का विचार प्रकट होता है। उद्देशिका में स्पष्ट उल्लेख है कि हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारत में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के रचनाकार यहाँ की जनता के प्रतिनिधि थे जो जनता के प्रति उत्तरदायी थे। डाइसी ने भी इस मत का समर्थन करते हुए कहा है कि प्राकृतिक संप्रभुता के पीछे राजनीतिक संप्रभुता रहती है, जिसके सामने कानूनी प्रभुसत्ताधारी को झुकना पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किया है? प्लेटो ने, ऑप्शन बी अरस्तु ने, ऑप्शन सी बोंदा ने, ऑप्शन डी लॉक ने। तो प्रभुसत्ता की धारणा का निरूपण सबसे पहले किसने किया है? ऑप्शन सी बोंदा ने। प्रभुसत्ता की अवधारणा का निरूपण सर्वप्रथम 16वीं शताब्दी में
बोंदा द्वारा अपनी पुस्तक द रिपब्लिक के अंतर्गत किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण तत्वों के अंतर्गत राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता की अवधारणा का ऐतिहासिक विकास निम्न क्रम में हुआ। 16वीं शताब्दी में जब बोंदा, 17वीं शताब्दी में हुगो और ग्रेसियस और थॉमस हॉब्स, 18वीं शताब्दी में जे रूसो और 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में ये रहा। वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप में व्यक्त कर सके। वह सत्ता जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों तथा जनमत की उपेक्षा कर सके। यह परिभाषा दी है ऑप्शन ए बार्कर ने, ऑप्शन बी सीले ने, ऑप्शन सी गार्नर ने या ऑप्शन डी गिलक्राइस्ट ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। राज्य अपने इसी लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से स्वतंत्र होता है। गार्नर ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा है कि वैध संप्रभु वह निश्चित सत्ता है जो राज्य के सर्वोच्च आदेशों को वैध रूप से व्यक्त कर सके, जो दैवी कानून, नैतिक सिद्धांतों, जनमत की उपेक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, आप व्याख्या देख सकते हैं। ओपेनहाइम के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च प्राधिकार है जो हर मौलिक प्राधिकार से स्वतंत्र या उसके ऊपर है। ग्रेसियस के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है। यह उस व्यक्ति में निहित होती है जिसके कार्यों पर किसी अन्य का नियंत्रण नहीं होता है और जिसकी इच्छा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? यानी राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन किसका है? डाइसी का, गिलक्राइस्ट का, बार्कर के या ब्राइस का? तो सही ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट का कथन है। राजनीतिक संप्रभुता राज्य के उन प्रभावों का समूह है जो कानून के पीछे रहती है। यह कथन गिलक्राइस्ट का है। राजनीतिक विद्वानों ने वैधानिक प्रभुसत्ता तथा राजनीतिक प्रभुसत्ता में अंतर किया है। वैधानिक संप्रभुता वह है जिसके पास कानून निर्माण तो उसे लागू करने की सर्वोच्च शक्ति होती है तथा यही सत्ता कानून को परिवर्तित या निरसित कर सकती है। ब्रिटेन की संसद वैधानिक संप्रभुता का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसकी सर्वशक्तिमत्ता के बारे में डायसी ने कहा है कि यह किसी अवयस्क को वयस्क घोषित कर सकती है, राजद्रोही को मृत्यु के बाद भी दंडित कर सकेगी, यह अवैध बच्चे को वैध बना सकते हैं, यदि यह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने मामले में न्यायाधीश बना सकती है। परंतु राजनीतिक संप्रभुता निर्वाचक मंडल की शक्ति का घोतक है, यही संसद को बनाती है तथा उसे बदल सकती है। डायसी के शब्दों में जिस संप्रभु को वकील लोग मानते हैं उसके पीछे दूसरा संप्रभु रहता है। इस संप्रभु के पीछे वैधानिक संप्रभु को सिर झुकाना पड़ता है। जिस इच्छा को राज्य के नागरिक मानते हैं वही राजनीतिक संप्रभु है। उल्लेखनीय एक राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम डायसी ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न, वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर देती है और संप्रभुता के प्रभाव को सूची मात्र बना देती है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डायसी, ऑप्शन बी गिलक्राइस्ट और ऑप्शन सी लीकाक या ऑप्शन डी गेटेल? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी गेटेल ने कहा है। वैधानिक संप्रभुता के पीछे एक राजनीतिक संप्रभु की खोज की कोशिश संप्रभुता की समूची धारणा को खत्म कर सकती है और संप्रभुता के प्रभाव को, यह कथन है गेटेल का। आप इसमें देख सकते हैं, इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं। राजनीतिक विद्वानों के अनुसार वैधानिक संप्रभुता का विचार एक प्रमाणिक सत्य है और इसे आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक प्रभुसत्ता संबंधी विचार एक कल्पना है। निर्वाचकों की इच्छाएं, दलील, राजनीति, लोकमत, प्रचार, अशिक्षा आदि के कारण बदलती रहती है, जिससे राजनीतिक संप्रभुता की धारणा स्पष्ट नहीं हो पाती। इसी संदर्भ में गेटल ने टिप्पणी की है कि वैधानिक संप्रभु के पीछे राजनीतिक संप्रभु को खोजने का कोई प्रयास संप्रभुता की संपूर्ण धारणा के मूल को नष्ट कर देगा और संप्रभुता को प्रभाव की सूची मात्र बना देता है। इसी के साथ धन्यवाद।